देखो पिछले साल से थोड़ा सा ओल्ड एंड न्यू रेजिम के ऊपर जो है काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और इस साल थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्योंकि जो टैक्स कटा है और जो फॉर्म 16 में जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर न्यू रेजिम है। काफी सारे फॉर्म्स जो है कस्टमर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है। तो ये सब मतलब इतना गवर्नमेंट ने बढ़ा के रख दिया, हमारा तो प्रॉब्लम बढ़ा दिया। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फैसिलिटीज़ है क्योंकि स्मॉल पीपल्स को जितना इजी वे रिटर्न फाइल कर सकते हैं उतनी वो पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है फैसिलिटीज। एंड अगर अदर देन सैलरी मुझे कहीं से कंसल्टेशन का पैसा आ गया और कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह, तो इसमें जो प्रिजम्पटिव स्कीम गवर्नमेंट ने दी है इसका क्या प्रोविजन है? एक्चुअली स्मॉल बिजनेस के लिए प्रेजेंटिव इनकम ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी उन्होंने निकाला है। उसमें आप बिना अकाउंट्स मेंटेन किए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप EIS चेक कर लीजिए, TIS चेक कर लीजिए, उसके बाद 26 AS चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। जय हिंद फौजी भाइयों, आज एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं आपके लिए फ्रॉम मूड चलो। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मिस्टर श्याम जोशी। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग CA। तो आज कुछ सवाल आपके लिए जो हम लेके आ रहे हैं वो रिलेटेड है कि फर्स्ट हमारा सितंबर 15 का जो डेट है वो फाइनल है, एक्सटेंड होगा नहीं होगा, प्लस कुछ ऐसे सवाल जो फाइलिंग को लेके, आपके रिफंड को लेके जो है हम लोग अभी श्याम जी से बात करेंगे। आपके जो प्रश्न है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस लेंगे। तो वेलकम श्याम जोशी टू आवर पॉडकास्ट टुडे। सबसे पहला सवाल है कि सर ये सितंबर 15 का ड्यू डेट जो दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये फाइनल है, पॉसिबल है एक्सटेंशन का? क्योंकि अभी भी लोग आराम से हैं कि नहीं अभी 15 सितंबर तक आ गया तो आगे भी बढ़ेगा ये। एक्चुअली हर साल 31 जुलाई लास्ट डेट रहता है जो कि नॉन ऑडिटेड केसेस फाइल करते हैं रिटर्न, और ये जो 15 सितंबर तारीख है ये उसी का एक्सटेंडेड डेट है। ओके। ये लास्ट पॉसिबल डेट नहीं है, इसको ड्यू डेट ही कहेंगे। और रही बात एक्सटेंशन की, तो अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एक्सटेंशन दिया नहीं है, तो मान लो अभी यही फाइनल है, तो 15 सितंबर के पहले जल्द से जल्द फाइल रिटर्न करना जरूरी है। ओके। और अगर समझो फॉर सम रीजन किसी पर्सन ने 15 सितंबर तक फाइल नहीं किया, यही एक्सपेक्ट करके कि एक्सटेंड हो जाएगा, तो आगे चल के फिर क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है? क्या वो फाइल कर पाएंगे? यस, वो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनको उसमें लेट फीस और इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा। ओके। तो मतलब और इसमें डज इट इम्पैक्ट टू द रिफंड आल्सो? यस, पॉसिबल रिफंड है। ओके। यस। ओके। तो एक और चीज़ जो लोगों के नॉर्मली माइंड में आता है TDS को लेके कि सैलरी है, सैलरी मिला मुझे, मेरा TDS कट हो गया, तो फॉर्म 16 भी मिल गया, एवरीथिंग इज राइट, और अब आगे चल के मुझे फाइल क्यों करना? नहीं किया तो भी हो गया ना, गवर्नमेंट के पास तो पैसा पहुंच गया। एक्चुअली सिर्फ टैक्स भरना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी मैंडेटरी है। इवन TDS जमा हो गया आपका, आपने पूरा टैक्स भर दिया तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। ओके। सो आपको रिटर्न भरना जरूरी है विद इन द ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट में भी। ओके। सो जैसे आपने सुना कि 15 सितंबर का ड्यू डेट है, हम लोगों ने जो है उसके अंदर फाइलिंग करना ज़रूरी है, वरना आगे चल के नुकसान हमारा होगा। आगे हमको फाइन्स लग सकते हैं, लेट फीस लग सकती है, प्लस रिफंड पे भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, है ना। सेकेंड थिंग है कि आपका टैक्स कटा है, फॉर्म 16 में दिख रहा है टैक्स कटा है, बट वो फाइनल नहीं है, आपको फिर उसके बाद टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। यस, राइट। ओके। अगला सवाल आया है कि इस साल जो है काफ़ी सारे फॉर्म्स जो है कस्टमर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है। तो ये सब मतलब इतना गवर्नमेंट ने बढ़ा के रख दिया, हमारा तो प्रॉब्लम बढ़ा दिया। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फैसिलिटीज़ है क्योंकि स्मॉल पीपल्स को जितना इजी वे रिटर्न फाइल कर सकते हैं उतनी वो पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है फैसिलिटीज़। तो इसको इजी तरीके से समझते हैं कि ITR 1 और जो 2 है वो सैलरीड पर्सन के लिए है, और 3 एंड 4 जो है वो बिजनेस पर्सन के लिए है। तो उसमें अभी 1 किसको और 2 किसको, तो जिनका सैलरी सिर्फ सैलरी इनकम है ओके। और इंटरेस्ट इनकम है, उसके साथ ही उनका इनकम 50 लाख से कम है, तो उनको ITR 1 फाइल करना है।
बाकी लोगों को ITR 2 फाइल करना है, जिनका कैपिटल गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी है, उसके साथ ही 50 लाख के ऊपर इनकम है, सो उनको ITR 2 फाइल करना है। और ITR 3 और 4 में जो स्मॉल बिजनेसमैन है, सिर्फ उनको बिजनेस इनकम है और वो भी प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनको ITR 4 फाइल करना है। बाकी लोगों को ITR 3 में सब कुछ दिया हुआ है। ओके। तो अगर मैं लेट्स से मैं सैलरीड पर्सन हूँ बट मैंने क्रिप्टो में FNO में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो इसके लिए कौन सा ITR फाइल करना इम्पोर्टेंट है? इसमें ITR 3 आ जाएगा, उसमें पूरा फैसिलिटीज दिए हुए हैं फाइल करने के लिए, तो ITR 3 फाइल करना पड़ेगा उसमें। ओके। एंड अगर अदर देन सैलरी मुझे कहीं से कंसल्टेशन का पैसा आ गया या मुझे कहीं से कमीशन पैसा, मतलब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे जिसमें कंपनी ने कमीशन दे दिया, Yes. या कहीं कंसल्टेंट मैंने एज अ कंसल्टेंट कंसल्टेंसी दी है लोगों को और उसकी वजह से मुझे कोई इनकम हुई है, तो ये भी हम 2 में ही फाइल करेंगे? इस केस में ये बिजनेस करते हो या अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है, उसके ये इस सैलरी पे प्लस ज़्यादा- मैं बोल रहा हूँ Yes. business। सो इसमें रेगुलर एक्टिविटी होता है तो बिजनेस ट्रीट किया जा सकता है, उसमें ITR 4 या ITR 3 फाइल कर सकते हैं। और सिर्फ वन टाइम या कुछ इसमें किया है तो ITR 2 फाइल करके अदर इनकम में दिखा सकते हैं। ओके, राइट। अभी देखो पिछले साल से थोड़ा सा ओल्ड एंड न्यू रेजिम के ऊपर जो है काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और इस साल थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्योंकि जो टैक्स कटा है और जो फॉर्म 16 में जो इंफॉर्मेशन है वो एज पर न्यू रेजिम है, बिल्कुल। राइट? तो कस्टमर भी कंफ्यूज है कि भाई मुझे मेरा टैक्स कम कटा है, रिफंड आएगा नहीं आएगा, या मैं फाइल करूं नहीं करूं, तो काफी सारा जो है क्लैरिटी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग, बट न्यू रिजिम में जो दिया है गवर्नमेंट ने वो काफ़ी अच्छा है, इसको वेलकम करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टैक्स सेव हो जाता है। आपको जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, जिनका टैक्स प्लानिंग नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये अच्छा तरीका है। अभी टैक्स रिजिम में कौन सा चूज़ करें, इसमें हमारा एक्सपीरियंस से एक कुछ थंब रूल निकले हुए हैं, जिनका डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलके 3 लाख रुपए तक डिडक्शंस है, तो उनको ओल्ड रिजिम में परवड़ता है। ओके, अदरवाइज यू गो विथ न्यू रिजिम है। तो दिस इज इंक्लूडिंग ATC का जो इन्वेस्टमेंट्स कराया उसने? यस यस, इंक्लूडिंग ATC, Insurance है, इंटरेस्ट ऑन PPF आ होम, गया। इंटरेस्ट ऑन होम लोन आ गया, Okay. PPF आ गया, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आ गए। सिर्फ न्यू रिजिम में NPS का डिडक्शन मिलता है एडिशनली। जो ITR 1, 2, 3, 4 ये सब अलग अलग है। अभी आपने जैसे बताया कि इसमें अगर 3 लाख तक का अगर उसका डिडक्शन या सेविंग्स है तो इट इज गुड ओल्ड में फाइल करना। यस, बट लेट्स से मेरा इनकम 20 लाख है, राइट? नॉर्मली लोअर इनकम वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, जो हायर इनकम है बिकॉज ऑफ हायर टैक्स स्लैब्स, उनको ये होता है कि मेरा होम लोन भी चल रहा है, मैंने सेविंग्स भी कर रखा है, 3-4 लाख तक का ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो नए में जाने से बेनिफिट मिलेगा या पुराने में जाने से बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली इसमें 3 लाख के ऊपर जो आपका डिडक्शन है या एग्जम्पशन है, तो ओल्ड जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कैसा है कि जो स्लैब रेट्स है वो न्यू रिजिम में हर एक 2.5 लाख के बाद बदल जाते हैं। करेक्ट, लेकिन इसमें अबो 10 लाख जाने के बाद आपको 30% टैक्स लगता है। राइट। सो आपको मान लो आपका इनकम 12 लाख का है, तो उसमें आपका डिडक्शंस माइनस हो गए तो 9 लाख पे आ जाते, तो आपका हाईएस्ट टैक्स पैकेज जो है वो 20% बचता है। सो आपको ओल्ड एज में परवड़ता है। तो इट इज बेटर कि आप पहले जब फाइल कर रहे हो तो कंपेयर बिटवीन द टू। यस, दोनों रिजिम में से आप कंपेयर कर लीजिए, जो बेनिफिशियल रहेगा उसी के साथ आप चली जाइए। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है फ्रॉम द प्रोफेशनल या फ्रॉम इनकम टैक्स? यस, प्रोफेशनल्स के पास अभी तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो एक साथ कंपेयर करके सॉफ्टवेयर ही बता सकता है ज्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल। ओके, तो न्यू रेजिम में भी काफी सारा जो है, आई थिंक ATC तो है ही नहीं, ATC ATD कुछ है नहीं, तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर कोई भी सेविंग्स नहीं है उसके पास या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स उसने नहीं किया है, तो बेस्ट है कि वो न्यू में फाइल करे ताकि उसका टैक्स कम हो जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगला सवाल जो हम लोग के पास आया है वो ये है कि जो रिफंड्स अभी हो रहे हैं, रिफंड्स में कभी कभी जल्दी आ जाता है, राइट? बट कभी कभी देयर इज अ डिले। यस, नाउ अब कस्टमर्स का जो मेन कंफ्यूजन ये होता है कि मेरे दोस्त का तो आ गया,
मेरा अभी तक नहीं आया, इतना टाइम हो गया, तो कभी 1 महीने में हो गया, 2 महीने हो गए, नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? यस तो क्या रीजन हो सकता है डिले का? एक्चुअली अभी पूरे आईटीआर जो है वो सीपीसी से प्रोसेस होते हैं, ओके, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग से। सो कहीं पे जाके आपको किसी का फॉलोअप लेना है ऐसी बात अब रही नहीं है। ओके, ओके, तो डिले के ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यस यस ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और डिले का कैसा है कि आपका बैंक अकाउंट इसका वैलिडेट नहीं है पोर्टल पे, या तो फिर आपने कुछ गलत रिटर्न भरा है, आपको कुछ नोटिस आया है आपने देखा नहीं है, किसी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है उसके अगेंस्ट आपका रिफंड एडजस्ट हुआ है, इस केस में आपका रिफंड डिले हो सकता है, या आपको उसमें देखना है कि क्या हुआ है। तो ये मुझे जाके साइट पे दिखाना पड़ेगा या मुझे इनकम टैक्स से इंफॉर्मेशन मिलता है? एक्चुअली आपका ईमेल आईडी रजिस्टर होगा तो आपको ईमेल भी आ जाते हैं उसके, नहीं तो आप पोर्टल पे तो देख ही सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा ईमेल आईडी और हमारा फ़ोन नंबर उसमें अपडेटेड रखें। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एंड क्या इसमें जो मेरा बैंक अकाउंट है वो चेक करना ज़रूरी है एवरी ईयर जब भी मैं फाइल कर रहा हूँ? यस आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ या कुछ चेंजेस है उसमें, या वैलिडेट कर लीजिए। ओके, इट इज सेफ कि वो कर लें। यस इवन दो आप बोल रहे हो कि 2-3 साल से 4 साल से मुझे आ रहा है, इट इज बेटर उसको हम वैलिडेट कर लीजिए। ओके। इसके अलावा इफ मैं जैसे कुछ केसेस में देखा है कि इनकम टैक्स जो है उनसे मांगता है कि आप कंफर्म करो कि आपने जो फाइलिंग किया है वो करेक्ट है। यस तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इज देयर अ डाउट या इज इट सम अदर रीजन? नहीं एक्चुअली उसमें वेरिएंस आ गया। मान लो आपका पिछले साल में कुछ सेविंग नहीं था, Okay. लेकिन इस साल में आपने पूरे सेविंग्स दिखा दिए, तो गवर्नमेंट वांट टू कंफर्म वंस कि आपने अगर गलत किया तो सही, फिर rectify कर सकते हो। हाँ नहीं तो गलती से कुछ डाल दिया है या right. कंफर्म कर लीजिए। सो इट इज फॉर यू, अपने लिए अच्छा है कि भाई वो प्रिकॉशनरी एक इंटीमेशन है आपको। यस यस है ना, कल हो सकता है कि उसकी वजह से आपको नोटिस आ गया तो। यस और इस साल तो उन्होंने पूरे डिटेल्स मांगना शुरू कर दिया है। जैसे कि होम लोन होगा तो आपका होम लोन किस बैंक से है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, सो ये सब चीज़ें आपको देनी है। सो इट मतलब ये प्रोसेस जो है एक्चुअली आपको ट्रबल फ्री करने के लिए है, इट इज नॉट कि वो हेडेक है। यस 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 बिल्कुल। ओके। दूसरा जो है कि देखिए नोटिस भी काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो जब नोटिस आता है, भले ही वो रिफंड के लिए होगा, इंटीमेशन होगा, बट बिकॉज एक कम्युनिकेशन आया है इनकम टैक्स से, सो पीपल आर स्केर्ड कि अरे ये मुझे आ गया नोटिस, इसका क्या करूं, किसके पास भागूं? बिल्कुल, इसमें कॉमनली जो इंटीमेशन आ जाता है वो 143(1) का आता है, जो कि हर एक को आता है। ओके, उसमें कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ डिमांड्स है। ओके, यदि उसमें कुछ डिमांड है तो आपको उसका रिप्लाई विदिन 30 डेज देना है। वो हर एक को आता है, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत। डिमांड कुड भी मतलब वो ये भी हो सकता है कि इसको रेक्टिफिकेशन है या उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक्चुअली 143(1) का पर्पस क्या है कि आपने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट के पास होने वाला इन्फॉर्मेशन, उसका कंपैरिजन आ जाता है। ओके, तो उसमें आइदर डिमांड आता है, आइदर रिफंड आता है, आइदर कुछ नहीं आता होता है, ओके, जो कि रिटर्न प्रोसेस हो जाता है आपका। और इसका इंटीमेशन आना जरूरी भी है कि आपको समझ में आता है कि आपका कुछ मिस आउट हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप यदि डिमांड को एग्री नहीं है तो विदिन 30 डेज डिसएग्री करके आपका वो सबमिशन कर दीजिए, क्लैरिफिकेशन दे दो आप। यस यस यस। ओके। और अगर जैसे कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन मांगा है, हो सकता है मैंने खुद से फाइल किया है, यस तो एडवाइजेबल है कि मैं किसी प्रोफेशनल से वो इंफॉर्मेशन चेक कराऊं और उसको फिर रेक्टिफाई करूं, या खुद फाइल कर दूं कि नहीं मेरे नॉलेज के हिसाब से ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सपर्ट का ये सहायता लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का नॉलेज हर एक इंसान को लेना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सपर्ट का काम तो एक्सपर्ट करेगा। यस, तो एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट नहीं करना चाहिए इस केस में। ठीक है। सो ऐसे केसेस में आप सजेस्ट करते हैं कि किसी एक कंसल्टेंट या फिर एक सीए के पास जाके उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, बिल्कुल कि आगे चल के फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, खास करके 142(1) का नोटिस है या 143(2) का नोटिस है, तो उस केस में तो आप बिल्कुल सीए के पास जाके वो काम कर सकते हैं। ओके। इसके बाद जो अगला सवाल हमारा आ रहा है, वो
जो इन्फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं कि मैंने चेक किया मेरा फॉर्म 16 में तो सब सही है, जो मेरा टैक्स कटा उधर दिख गया, बट जब मैं TIS AS में चेक कर रहा हूँ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या फिर एडिशनल मुझे वहाँ टैक्स भरने के लिए बताया जा रहा है जब फाइल कर रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो चेक करना चाहिए हमने AS TS भी। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। फॉर्म 16 तो जो आपने इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दिया है उतना ही इनकम डिक्लेयर कर देते हैं, एडिशनली सैलरी। राइट। लेकिन आपका AIS TIS में जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहा जाता है उनको, ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा फैसिलिटी दिया है आपको कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे गैदर हो जाता है। ओके। पहले कुछ सालों में ये कुछ मिसमैच होता था, लेकिन अभी तो 90% 95% एक्यूरेट आ जाता है। सो वो उस पर रिलाई भी कर सकते हैं आप। वो आपने ज़रूर चेक करना चाहिए। उसमें कुछ मिसमैच आया तो आपको 139(9) का नोटिस आ जाता है, जो कि इनकम्प्लीट रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है। ओके। तो AIS रेफर करना इम्पोर्टेंट है बिफोर फाइलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप AIS चेक कर लीजिए, TIS चेक कर लीजिए, उसके बाद 26 AS चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करिए। और अगर मुझे कहीं उसमें डिस्क्रिपेंसी दिखता है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन और वहाँ है, तो क्या मैं उसको रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकता हूँ? यस यस, आप इंफॉर्मेशन को वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गलत है या ट्वाइसली अपडेटेड हुआ है। Okay. क्योंकि SFT थ्रू वहाँ पे आ जाता है इंफॉर्मेशन, उसके साथ TDS में भी इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो वो ट्वाइसली दिखता है वहाँ पे कभी। ओके ओके। दूसरा ये था कि बहुत से लोग जो है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, मतलब मे बी ऑक्यूपेशन की वजह से, मे बी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, मे बी जस्ट भूल गया वो कि भाई ये ड्यू डेट था, मैं भरूंगा एंड द ड्यू डेट निकल गया। Yes. तो अब ये ड्यू डेट निकल जाने के बाद राइट, एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गवर्नमेंट ने अच्छा फैसिलिटी दिया है कि आप 2 साल का रिटर्न आप अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हैं। यदि कुछ रीज़न से आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो आप ITRU फाइल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ये है कि अपना जितना डिले हो जाता है तो उतना वहाँ पे हायर टैक्स पे करना पड़ता है। Okay. वो कि वो तो नुकसान है। 25%। यस, वो तो नुकसान है। लेट फी तो आपको फाइल करना ही करना है, जो कि बिलेटेड रिटर्न में लगता है। उसके साथ ही आपको 25% to 50% आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो इट इज बेटर कि हम ड्यू डेट में कर यस, दें। विद इन द ड्यू डेट। तो इसका इम्पैक्ट हमारे रिफंड पे भी हो सकता है कि अगर मैं कुछ रिफंड क्लेम कर रहा हूँ 2 साल पहले का मेरा फाइलिंग था। एक्चुअली अपडेटेड रिटर्न में आपको रिफंड अलाउ ही नहीं होता है। अच्छा ओके, तो वो तो गया फिर, मतलब Yes, वो भी गया। वो तो आपका लॉस ही है। सिर्फ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना आप रह गए, उसके लिए वो ऑप्शन आपको दे रखा है, दे रखा है। कर दो। यस। और कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह जो हम लोग बोलते हैं कि इनकम ज्यादा नहीं है, छोटी सी इनकम है, बट अगेन इट इज एन वेरी रेगुलर इनकम। तो इसमें जो प्रिजम्पटिव स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, इसका क्या प्रोविजन है, मतलब उनको उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? एक्चुअली स्मॉल बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव इनकम ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी उन्होंने निकाला है गवर्नमेंट ने। उसमें आप बिना अकाउंट्स मेंटेन किए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 2 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर है बिजनेसमैन का, उनके लिए ये फैसिलिटी है। उसमें आप बैंक रिसिट्स पे 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं, और कैश रिसिट्स और बैंक रिसिट्स ऐसा कुछ मिक्स होगा आपका तो 8% प्रॉफिट दिखा के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसके साथ ही उसमें देखना है आपको कि आपका कहीं इनकम और प्रॉपर्टीज का डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो जाए। सो वो भी ख्याल रखना है। आप इनकम टैक्स में तो वहाँ पे निकल जाओगे, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ असेट्स में आप कहीं अटक सकते हैं। ओके। और ये स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए भी स्कीम है। उसमें 50% प्रॉफिट दिखाना है आपको 44 ADA के अंडर। ओके। तो मतलब अगर लेट्स से मेरा पूरा साल का इनकम अराउंड 5 lakhs है, मे बी फ्रॉम बैंक रिसीट, मे बी फ्रॉम कैश रिसीट, तो ये अब एक अंदाजन उसने कितना प्रॉफिट अपना उसमें पकड़ना चाहिए? एक्चुअली आपने 5 लाख काफ़ी कम अमाउंट बोला है। मैं 1 करोड़ बोलता हूँ कि 1 करोड़ स्मॉल बिजनेसमैन का ये है, तो उनको 8% प्रॉफिट दिखाना है। तो 8 लाख रुपए उनका प्रॉफिट दिखेगा, उस पर जो भी टैक्स आएगा उनको उन्होंने भरना है और आपका रिटर्न फाइल करना है। ओके। और फॉर बिजनेस के लिए सेम लिमिट 50 लाख का है। ओके।
तो प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब आ गए। यस, स्मॉल। मेरा एक है ना, एक सवाल ये भी रहा है कि बहुत से लोग बोलते हैं मैं खुद ही फाइल कर लूंगा। चला गया साइबर कैफे में, वहां से फाइल कर लिया, किसी को पकड़ लिया, अरे भाई तू उसका फाइल किया, मेरा भी फाइल कर दे। नाउ मुझे नहीं पता वो कितना प्रोफिशिएंट है, कितना सही तरीके से फाइल कर रहा है, बट बिकॉज किसी ने मुझे बोल दिया या फिर वो कम फीस में मेरा पैसा भर रहा है, चलो मेरा पैसा बच रहा है, क्यों मैं एक प्रोफेशनल के पास जाऊं जहां मुझे शायद हज़ारों रुपए देना पड़े, तो वो फाइल कर देता है जाके। अब इसमें नुकसान भी है ऑब्वियसली, तो आगे चल के एज अ कस्टमर या एज अ पर्सन हुज अ टैक्स फाइलिंग पर्सन, उसको क्या नुकसान होने का चांस है इससे? एक्चुअली ये जो लोग होते हैं वो मान लो प्रॉफिडेंस नहीं है, क्योंकि साइबर कैफे वाला इनकम टैक्स का नॉलेज लेके वहाँ पे बैठा है, ऐसा तो मैं नहीं मानता। लेकिन वहाँ पे जाके आपको वो ये भी देगा कि मैं रिफंड ला के देता हूँ, मैं रिफंड करवा देता हूँ। यस, ये भी कॉमन है। और उसी के चलते गवर्नमेंट ने जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको भी अभी काम पे लगा दिया है कि आप पूरे डिटेल्स दे दो। सो ये आप प्रोफेशनल के पास जाइए जिनको इनकम टैक्स का पूरा नॉलेज है, या आप खुद भी फाइल कर सकते हैं यदि आप उतना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो आपको रेजिम का नॉलेज, आपको जो फॉर्म्स हैं अलग अलग, उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब भरना जरूरी है। यस, इससे आगे जाके पूरा इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक फाइलिंग नहीं किया है, तो बेसिकली उन्होंने क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए बिफोर फाइलिंग? आप यदि सैलरीड पर्सन है तो आपका फॉर्म 16 एक बार पूरा चेक कर लीजिए। उसके साथ ही फॉर्म 12 BA AB जो आ जाता है, उसका बाइफर्केशन आ जाता है सैलरीज का, वो भी चेक कर लीजिए। उसके साथ आपके डिडक्शंस, एग्जिम्पशंस, जो भी होम लोन का डिडक्शन है वो भी चेक कर लीजिए। उसके साथ ही AIS TIS चेक कर लीजिए। उसके बाद आप टैक्स कंपटीशन बनाइए और रिटर्न फाइल करिए। तो इसके लिए मैं एक इनकम टैक्स की साइट पे जाके खुद कर सकता हूँ, या फिर इसके अलग से कुछ फॉर्म्स मुझे इंटरनेट पे मिल सकते हैं? नहीं, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ही सब मिल जाएगा। वहाँ पे ही AIS है, TIS है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और ये आपका लेना पड़ेगा। इट इज़ बेटर कि मैं किसी के गाइडेंस लूँ बिफोर इवन थिंकिंग कि मैं फाइल करना है और ब्लैंकली मैंने फाइल कर दिया। तो इट इज़ बेटर कि प्रोफेशनल, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फाइल विद प्रोफेशनल्स, क्योंकि आपको सिर्फ कंप्लाई नहीं करना है, तो आगे जाके आपका प्लानिंग भी हो जाता है उनके साथ बैठ के। सो इट इज़ आपके लिए टैक्स प्लानिंग के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। गुड। तो आपने देखा कि आपके जो सवाल है काफ़ी डीप में, काफ़ी डिटेल्स में आपने हमको बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है अगर हम फाइल करते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, या एक ऐसे पर्सन के थ्रू जिसके पास नॉलेज नहीं है। और इसका खामियाजा ना शायद आपको आज लगे कि नहीं मुझे तो रिफंड आ गया, मैं छूट गया, ऐसा नहीं है। इट कैन गो बैक ऑल्सो। बिल्कुल, राइट। और ये कितने साल पीछे जाके हम लोग, जो मुझे नॉलेज मिला है वो ये है कि अप टू 6-7 years 8 years तक बैक में जाके पूरा चेक कर सकता है कि बिल्कुल। ये 6 साल का तो उनके पास अथॉरिटी है ही है। साथ में अभी लेटेस्ट ऐसा है कि इनकम टैक्स के जो फेक डिडक्शंस वगैरह जो स्कैम निकले हुए हैं, उसके चलते उन्होंने 15 ईयर का भी उन्होंने अलाउ कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सो ये क्वाइट सीरियस। तो अगर मैं आज बच गया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बच गया, अभी मुझे कभी कुछ क्वेरी नहीं आएगा। तो अभी जैसे श्याम जी ने बताया कि इट कैन गो अप टू 15 years, तो इट इज़ वेरी लॉन्ग। और इसमें यह भी होगा कि आपको पता नहीं होगा कि 10 साल पहले क्या किया आपने। ऑब्वियसली उतना रिकॉर्ड्स कोई रखता नहीं है, बट उन्होंने अगर क्वेरी किया तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। सो इट इज़ बेस्ट कि आप किसी से हेल्प लें, और ऐसे पर्सन से हेल्प लें जो प्रोफेशनल है, जो एक प्रोफेशनल है, जिसको जानकारी है, और कल जाके अगर आपको कभी प्रॉब्लम आता है तो दैट पर्सन इज एबल टू हेल्प यू। वो भी अकाउंटेबल रहता है उतना। करेक्ट। यस, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल पर्सन, उसका बिजनेस है, वो उसका वो काम है, तो ऑब्वियसली वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट ऑन दी उड़चलो चैनल। एंड थैंक यू सो मच श्याम जी आपका आने के लिए इस पॉडकास्ट में और आपका इंसाइट्स देने के लिए। सो दैट इज इट।
और आपके ऐसे कोई और सवाल होंगे तो आप प्लीज़ हमें भेजते रहिए, और ऐसे कोई आगे पॉडकास्ट होंगे उसमें हम उस सवाल को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए यहाँ हमारा पॉडकास्ट जो है क्लोज करते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।